अगर आपने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी है तो इस हवाले से क्या किया जा सकता है। अगर आपका स्टूडेंट वीजा जो है वो 2 दफा रिफ्यूज हो गया और अब आपने टीआर अप्लाई करनी, इस हवाले से आपको अब वीजा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। विजिटर वीजा जो है उसके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो कब चाहिए, तो आज इस हवाले से मैं बात करूंगा। आज क्वेश्चन आंसर सेशन है और बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ सवाल पूछे, मैं साथ साथ सवाल पढ़ूंगा और आपको उनके जवाब दूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन है और इस हवाले से आप हमें सवाल भेजते हैं और बड़े चीता चीता सवाल जो है हम उनको पिक करके उनके ऊपर जवाब देते हैं और मैं साथ साथ सवाल पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहला जो सवाल है जी, कोमल सैनी सर, इफ वी गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड वांट टू अप्लाई अगेन इंटरव्यू, व्हाट द प्रोसेस एंड हाउ, प्लीज सर रिप्लाई मी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, थैंक यू इफ यू डिड। अच्छा, इसमें ये है जी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की जब आप बात करते हैं तो अगर तो कोई वर्बली इन्फॉर्मेशन या ओरल इन्फॉर्मेशन है, अगर इनोसेंट मिस्टेक की वजह से है तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दे दिया, मिसाल के तौर पे कोई अल्टर्ड डॉक्यूमेंट है या अमेंडेड डॉक्यूमेंट है, तो वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है, तो वो फेक इन्फॉर्मेशन या कोई इस तरह की चीजें हैं, तो इसका ये मतलब है पोटेंशियल 4020 की तरफ आप जा रहे हैं और डिपार्टमेंट इसके ऊपर 4020 लगाएगा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन समटाइम्स इस तरह की होती है कि जैसे मैंने बोला, इनोसेंट मिस्टेक है या ह्यूमन एरर की वजह से हो गया, आपने अपने नाम के स्पेलिंग गलत लिख दिए, शायद डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी लेकिन डॉक्यूमेंट ठीक लगा दी। एक तो ये है। दूसरा, अगर ये हुआ कि डॉक्यूमेंट जैसे मैंने पहले बोला कि कोई इस तरह का दे दिया कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं था या आउट ऑफ थिन एयर आपने वो पैदा करके दे दिया, तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका ये है कि डिपार्टमेंट इसको पिक करता है और डिपार्टमेंट इस पर कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपको 3 साल का नॉन ग्रांट पीरियड जो है वो लग सकता है, 3 साल तक का बैन लग सकता है। या इसका ये हाल होता है समटाइम्स कि अगर आप यो केस डिसाइड नहीं हुआ और आपको एहसास हो गया कि आपने वो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो रॉन्ग थी और वो डॉक्यूमेंट भी आपने दे दिया, अब आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि उसको विड्रॉ कर लिया जाए और विड्रॉ करके फिर नए जो है स्टार्ट फ्रेश और नई एप्लीकेशन जो दे के उसके ऊपर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो ठीक डॉक्यूमेंट्स दे के बिल्कुल करेक्ट या राइट इन्फॉर्मेशन दे के दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई लॉन्च एन एप्लीकेशन इन मार्च 2022, इट्स ऑलरेडी मे एंड माय टूरिस्ट वीजा इज स्टिल अंडर असेसमेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, इस पे ये उन्होंने कहा जी, मैंने जी मार्च में अप्लाई किया था तो मई तक अभी तक मेरा जो टूरिस्ट वीजा नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है, केस टू केस वेरी करता है, ऐसा जरूरी नहीं। आमतौर पे जैसे मैं बात करता हूँ 4 से 6 हफ्ते की बात करते हैं। कुछ जो पासपोर्ट्स हैं या कुछ कंट्रीज हैं उसके लिए फास्ट ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। उस पर अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस दे के फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं, 24 से 48 घंटे के अंदर उसमें डिसाइड हो जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनके लिए सहूलत मौजूद है। लेकिन अगर नहीं आया तो इसका ये मतलब है कि डिपार्टमेंट कुछ चीजें वेरीफाई कर रहा होगा, या समटाइम्स कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, तो उनके ज्यादातर विजिटर वीजा भी जो हमने अप्लाई किए या हमारे जो क्लाइंट्स के आए तो वो हांगकांग से प्रोसेस हो रहे थे, यानी पाकिस्तान से नहीं हो रहे थे। तो समटाइम्स इसके ऊपर जो है लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका केस बिल्कुल डिसीजन रेडी है, सब कुछ है, तो आप डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकते हैं फॉलो अप के भाई इसके ऊपर आपको डिसीजन दे दें। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, अब्दुल रहमान सर, अगर मैं वीजा ले लूं तो क्या मेरा पार्टनर मेरे साथ जा सकता है, मींस वाइफ साथ फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। अब्दुल रहमान, मुझे आपका कोई सवाल कोई उस तरह जामिया नहीं था, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आप वीजा स्टूडेंट वीजा ले लें, फुली फंडेड पे आप ले लें और आपकी वाइफ आपके साथ जा सकती है कि नहीं जा सकती, मुझे ये सिनारियो समझ आया। तो यस, आपकी वाइफ बिल्कुल जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने स्टूडेंट वीजा लिया और आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, बाद में आप अपने वाइफ को अप्लाई करते हैं वीजा, तो अगर उनके पास है तो वो जा सकते हैं। एक तो ये। दूसरा सिनारियो मेरी समझ में ये आ रहा है, अगर आपने अप्लाई कर लिया और आपने अप्लाई किया स्टूडेंट वीजा आपका आ गया, अब वाइफ भी अलग से स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहती हैं फुली फंडेड, तो उनको अलग से वीजा करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आपके स्टूडेंट वीजा पे वो डिपेंडेंट के ऊपर वो आती हैं तो 3 महीने से ज्यादा स्टडी राइट्स नहीं होते, तो फुल पढ़ने के लिए उनको अलग से वीजा अप्लाई करना, स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी समझ में ये 2 सिनारियो आए हैं आपके सवाल के मुताबिक। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, कवी बादशाह सर जी, प्लीज कैन यू हेल्प मी, आई वांट टू नो हाउ वी कैन अप्लाई मोर देन वन स्किल असेसमेंट लाइक फॉर अदर ऑक्यूपेशन, प्लीज हेल्प। अच्छा, कभी इसमें आमतौर पे ये होता है कि जो लेट्स से आईटी की ऑक्यूपेशंस हैं उसमें एक से ज्यादा की जा सकती हैं।
जैसे डेवलपर प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या उसके साथ कुछ मिला के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो डेवलपमेंट का भी काम कर ही रहे होते हैं। और देखिए आपके अंदर ये बहुत बारीक सा वो मोर और लेस वही प्रीडोमिनेटली जो टास्क वगैरह होते हैं वही कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही डेवलपर प्रोग्रामर है। तो उसमें यही है कि आपका जो रेफरेंस लेटर है जो कि एम्प्लॉयर से आपने लिया, तो उसके ऊपर जाके आप रेफरेंस लेटर पे दोनों का अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक का होगा, फिर दूसरी ऑक्यूपेशन के लिए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों का एक टाइम पे दो ऑक्यूपेशंस का नहीं कर सकते। पहले लेट्स से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करेंगे, फिर डेवलपर प्रोग्रामर का करेंगे। इसी तरह सिस्टम एनालिस्ट का होता है, इसी तरह सिस्टम एनालिस्ट या आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट दोनों का ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन एक ही होती है, आपने प्रोफेशनल ईयर किया है वही है, तो वो सारी इनको भी बारी बारी आप करवा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग लेट्स से आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की करवा ली, उसके बाद आपने सीडीआर लिख के या कुछ भी उसके मुताबिक जो है आपने इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एनईसी करवा ली, तो एक टाइम पे एक ऑक्यूपेशन का होता है, फिर दूसरी ऑक्यूपेशन का होता है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुदस्सिर हुसैन। हेलो सर, आई वुड लाइक टू गो टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अ स्टूडेंट वीजा फॉर एमएस, हाउ कुड आई कांटेक्ट यू। अच्छा मुदस्सिर, देखे हम भी बिल्कुल करते हैं जी स्टूडेंट वीजा का काम। ऑब्वियसली बहुत सारे दूसरे और जो जितने भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए वीजा से तकरीबन सबके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट वीजा के लिए आपके नाम से ये लग रहा है कि आप पाकिस्तान से हैं, तो आप हमारे पाकिस्तान वाले ऑफिस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप जिस एरिया में भी हैं उसके मुताबिक जो है पाकिस्तानी जो हमारे ऑफिस हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है कोशिश करके इसको कमेंट के नीचे भी इस पर नंबर दे देंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट है www.themigration.com.au, या आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको नंबर दे देंगे उसके ऊपर। अच्छा जी, विपाश चोलीगैन, होप मैंने इसको करेक्ट पढ़ा है। सर आई हैव मैरिड आफ्टर माय वाइफ वीजा स्टूडेंट वीजा ग्रांट्स, आई अप्लाई डिपेंडेंट वीजा, रिजेक्ट अगेन, आई अप्लाई कंबाइंड स्टूडेंट वीजा अगेन, रिजेक्ट, नो माय वाइफ कंप्लीट बैचलर इन नर्सिंग फ्रॉम ACU, आई हैव अप्लाई 485 वीजा कंबाइंड, नॉट योर डिसीजन प्लीज रिप्लाई। अच्छा विपाश, इसमें बड़ा है, आप ये कह रहे हैं कि आपने पहली दफा में वीजा अप्लाई किया, आई थिंक आई अस्यूम आपने डिपेंडेंट किया रिजेक्ट हो गया, कंबाइन किया रिजेक्ट हो गया, अभी आपने 485 किया हुआ है। इसमें प्रीडोमिनेंटली वीजाज आ जाते हैं, बेशक आपका स्टूडेंट वीजा जो है वो रिफ्यूज हुआ हो, प्रीडोमिनेंटली आ जाते हैं। याद रखें, आपने इसका जिक्र जरूर करना है कि आपका स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हुआ था, 485 के अंदर आपने बताना है, आपका ये आ जाएगा। डोंट वरी, अनटिल अनलेस कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैंने ज्यादातर 99% केसेस के अंदर यही देखा है कि जो बेशक स्टूडेंट वीजा आपके रिफ्यूज हुए हुए हैं, लेकिन 485 जब आपने अप्लाई किया तो आपको वीजा ग्रांट हो जाता है, सब्जेक्ट टू कि आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को पूरा कर रहे हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट है मोहम्मद समीर। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली बताइएगा इंडियन और अदर कंट्रीज का वीज़ा आ रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, हमारा क्या कसूर है। मोहम्मद समीर, वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, ये एक जो इंप्रेशन है ना, ये बड़ा गलत इंप्रेशन है। पाकिस्तान को लग रहा होता है भाई इंडिया के स्टूडेंट के वीज़ाज आ रहे हैं, इंडिया वालों को शायद लग रहा होता है कि पाकिस्तान वालों के आ रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, प्रोसेस केस टू केस वेरी करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे जानता हूँ, रिसेंटली पाकिस्तानी वीज़ाज आए हैं। अब आप इसको कहाँ से असेस कर रहे होते हैं? आप ने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, कुछ जो 2-4 लोगों को जानते हैं, या जिस एजेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया वहां से आप जानते हैं। और भाई ऐसा नहीं हो रहा। प्रोसेसेस हर जगह जो है वो ड्यू डिलीजेंस होती है, डिपार्टमेंट ड्यू डिलीजेंस करता है। इंडियन बहुत सारे जो इंडिया के वीजाज हैं वो भी बहुत सारे रिफ्यूज होते हैं, वो बहुत सारे उनके भी प्रोसेस स्लो होते हैं। अब बेशक आप हमारे ही जो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स उनको देख लें तो वहां पे आपको बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स नजर आएंगे जिनको लगता है कि अभी तक हमारा वीजा नहीं आया। इसी तरह पाकिस्तानियों को लगता है कि शायद उनके आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, केस टू केस वेरी करता है आपके कैसे मामलात हैं, फैक्टर्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो ये यस, कहीं कहीं कभी कभी डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग स्लो कर देता है, लेकिन इसमें आई डोंट थिंक सो कि कई मुल्कों का कसूर है कि इस मुल्क का नहीं आ रहा और उसका आ रहा है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी इमरान BSc। सर, विजिट वीजा का डिसीजन के बाद या जिसका केस अप्रूव करना होता होगा उसको फिंगरप्रिंट के लिए कहते होंगे ना, क्योंकि पहले फिंगर का तो कोई फायदा, क्या पता विजिट वीजा रिजेक्ट हो जाए। नहीं इमरान, जब देखें
जब आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ ही बायोमेट्रिक्स का आपको कह देते हैं। तो डिसीजन आने से पहले आपको ये करवाना होता है, डिसीजन आने के बाद ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही रूल है कि आपने वीजा अप्लाई किया तो आपके बायोमेट्रिक्स करते हैं, पता तो हो वो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए, तो ये डिसीजन से पहले होता है, डिसीजन के बाद नहीं होता। और होप आई आंसर द क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया लवर्स, हेलो सर, अगर हम वैसी न्यू सीओई अपडेट करने को बोले तो इसका वीजा चांस पे क्या इफेक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, आमतौर पे ये देखा गया है कि इसका पॉजिटिव ही होता है। अगर आपने सीओई अपडेट की है तो साथ इंश्योरेंस को भी कर दें। मिसाल के तौर पे देखें, सीओई इसलिए अपडेट हुई कि आपकी एनरोलमेंट डेट जो है वो गुजर गई, अब नेक्स्ट आप चले गए इनटेक के अंदर, तो इसका टेक्निकली मतलब ये है कि आपका जो कोर्स फिनिशिंग डेट है वो भी 6 महीने आगे चली गई। तो आपकी जो इंश्योरेंस है, चूंकि उसने सारे अरसे को कवर करना होता है, तो आपकी इंश्योरेंस भी आप अपडेट करके दे दें, ताकि जो इंश्योरेंस है वो बाद में ये ना हो कि वो मांगे केस ऑफिसर के भाई आप इंश्योरेंस भी दें। तो अगर सीओई दी है तो इंश्योरेंस भी साथ दें, और पॉजिटिव भी जो है वो आमतौर पे पॉजिटिव आंसर आता है। उसने रिफ्यूज करना होता तो पहले रिफ्यूज करके कहता था आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस एंड दैट। तो होप आई आंसर द क्वेश्चन। ये कुछ सवाल थे, उनके जवाब आप हमें सपोर्ट करने के लिए सवाल पूछते रहे, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देता रहूं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।